Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to cover the 69th chapter of Indian Polity. And for this again मैं बता दूं कि लक्ष्मीकांत के बुक का मैंने रेफरेंस लिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, लेट इट बी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। ये बुक आपको मस्ट रीड है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। और ये बुक को मैं वीडियो के थ्रू आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि मैं इसको शॉर्टेन कर सकूँ, ताकि मैं आपका टाइम सेव करा सकूँ। ये मेरा मोटो है बिहाइंड रिप्रेजेंटिंग दीज वीडियोस। ये सीरीज बनाने का यही पर्पस है। सेकेंड पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ भी दूंगा, एज ए नोट आपको यूज करना है। ये सारे क्लासेस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन्हीं का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द पर्टिकुलर लिंक। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इससे क्या होगा, आपको एक बार देखनी है वीडियो बस, या फिर कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो तो वो पर्टिकुलर पार्ट को देख सकते हो। रेस्ट आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम। एक बार तो देखना ही है वीडियो को, आप कंपल्सरली एक बार पूरा वीडियो को वॉच करो, पूरे सीरीज को कम्प्लीटली देखो। ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, 7 to 8 डेज में आप इसको कवर कर सकते हो। देन यू हैव टू रिवाइज थ्रू द नोट्स मल्टीपल टाइम, ताकि आपको आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाए। रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज फार एज द यूपीएससी और एनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। नॉट इन फैक्ट यूपीएससी, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पढ़ के भूलने वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे यही एक डिफरेंस होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कैंडिडेट के बीच में। वो जो सक्सेसफुल होता है वो रिवाइज करता रहता है बार बार अपने स्टफ्स को। दूसरा जो अनसक्सेसफुल है वो एक बार पढ़ा आगे बढ़ गया, फिर वो देखेगा ही नहीं उसको। सीधा एग्जाम के पहले याद आएगा, अरे यार मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा कुछ, फिर रिवाइज करने की कोशिश करेगा, कर नहीं पाएगा, बिकॉज उस समय प्रेशर दिमाग में ज़्यादा हो जाता है। सो एक कॉन्टिन्यूटी से आप पढ़ते रहो, पढ़ो और रिवाइज करते रहो। ऐसा नहीं कि मतलब पढ़े और छोड़ दिया। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई विल से कि अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस जो कि स्टडी रिलेटेड मटेरियल से होते हैं और उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो ये काम आपको अभी कर लेना है। देन लेट्स बिगिन। अभी पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं, सबको पता है, तो एक एक करके मैं आपको पॉइंट वाइज ये पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। स्पेशली वी विल टॉक इन आवर कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसके क्या फीचर्स होते हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टी के क्या हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, सारी चीज़ों को हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग या फिर टाइप क्या होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी को अगर मैं बोलूँ कि डिफाइन करो तो बड़े ही आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि इसको कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसी पार्टी होती है जो कि एक एसोसिएशन होता है, वॉलंटरली मेड लोगों का, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कह सकते हो ऑफ इंडिविजुअल, जिनका सेम पॉलिटिकल व्यू होता है। एक ही पॉलिटिकल व्यू पे ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को, और ये सिक्योर करना चाहते हैं अपने पोजीशन को थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ठीक है, ये सत्ता में आना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के द्वारा, और देश के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। हालांकि ये बात अलग है कि पॉलिटिकल पार्टियां बायस्ड हो जाती हैं एक बार सत्ता में आने के बाद वो काम नहीं करती, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हम लोग यहाँ पे मीनिंग और टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइप में देखेंगे। सो बेसिकली 4 टाइप के पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, जैसे कि रिएक्शनरी पार्टीज विच क्लिंग टू द ओल्ड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सेकेंड होता है कंजर्वेटिव, जो कि हमेशा बिलीव करता है स्टेटस को में, मतलब ये स्टेटस को है उसको चेंज नहीं होने देना चाहता है। मतलब जैसे कि एक पार्टिकुलर चीज चल रही है देश में, पार्टिकुलर चीज चल रही है, वही चीज चलती रहनी चाहिए। कंजर्वेटिव पार्टियां होती हैं, ये बदलाव इनको पसंद नहीं होता है। नेक्स्ट होती हैं लिबरल पार्टीज विच एम एट रिफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। ये चाहती है कि जो पहले से चली आ रही इंस्टीट्यूशन से उसमें कुछ बदलाव हो जाए, लेटेस्ट कुछ नया उसमें ऐड किया जाए, तो बदलाव का डिमांड करती है लिबरल पार्टीज। लास्ट में आती है रेडिकल पार्टीज। वैसी पार्टीज होती हैं जो कि एम रखती हैं कि एक नया ऑर्डर ही क्यों ना बनाया जाए बाय ओवरथ्रोइंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। से चाहते हैं कि पुराने वाले सिस्टम को हटाओ और नया सिस्टम बनाओ, तो ये होती है रेडिकल पार्टीज। ये बहुत ही
रिफॉर्मिस्ट टाइप की होती हैं, दनादन हर चीज़ को हटाना चाहती हैं, ओवरथ्रो करके नया सिस्टम अपना इस्टेब्लिश करना चाहती हैं। रेडिकल पार्टीज को अगर आप कहोगे तो ये लेफ्ट आइडियोलॉजी की पार्टी होती है, जैसे कि सीपीआई हमारी कंट्री में, सीपीआईएम वगैरह, ये सीपीआई हमारी जो है वो रेडिकल पार्टी मानी जाती है, तो लेफ्ट आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं लोग। लिबरल पार्टीज हमेशा सेंट्रलिस्ट आइडियोलॉजी की होती हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कांग्रेस एक सेंट्रल व्यू रखने वाली पार्टी है। देन रिएक्शनरी और कंजर्वेटिव जो पार्टियां होती हैं वो राइट व्यू रखती है, जैसे कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको राइटिस्ट पार्टी आप कह सकते हो। एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन द वर्ल्ड फेमस, ठीक है। फेमस जो 3 तरीके की पार्टी सिस्टम वर्ल्ड में फेमस है वो कौन सी है? वन पार्टी, एग्जांपल इसका यूएसएसआर, अदर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो यूएसएसआर पहले था, अभी तो ये टूट चुका है, यूएसएसआर नहीं है। लेकिन जब यूएसएसआर हुआ करता था तो वहाँ पे जो कंट्रियाँ इसको बेसिकली फॉर्म करती थी यूएसएसआर को, वहाँ पे वन पार्टी रूल ही होता था, बाकी पार्टियों को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता था। एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ती थी, वही जीतती थी, वही सत्ता में आती थी। कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जो कि सेम सिस्टम फॉलो करती थी। देन आता है 2 पार्टी सिस्टम। ये इसका एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा यूएसए में 2 पार्टियां हैं मेजर क्या 2 ही पार्टियां हैं वहाँ पे। रिपब्लिकन पार्टी जिसके हेड अभी डोनाल्ड ट्रंप है और पीएम प्रेसिडेंट भी है वहाँ के यूएसए के। देन दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो 2 पार्टियां यहाँ पे हैं। ब्रिटेन में भी 2 पार्टियां हैं, ठीक है, लेबर पार्टी और एक और पार्टी है वहाँ पे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम काम करता है। और लास्ट में आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम फेमस है फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, इटली में। यहाँ पे कई सारी पार्टियां काम करती हैं एक साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी पार्टी सिस्टम जो है इंडिया में, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम जानेंगे, ठीक है। हमारे अब कंट्री की बात कर रहे हैं हम, इंडिया की बात करेंगे। तो हमारे यहाँ जो पार्टी सिस्टम है वो एक मल्टी पार्टी सिस्टम माना जाता है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्टिनेंटल साइज है हमारे कंट्री का, बहुत बड़ी कंट्री है। अगर इसको अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी कंट्री हो जाती है हमारी, ठीक है। तो हमारी कंट्री काफ़ी बड़ी होने की वजह से एंड साथ में डाइवर्सिफाइड है, यहाँ पे सोसाइटी बहुत ही डाइवर्सिफाइडली यहाँ पे है। हर 17 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाता है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाई है हमारा कंट्री। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है हमारी कंट्री में। इन सब कारणों की वजह से देखा जाता है कि हमारी कंट्री में लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टियां हैं। बिकॉज ये देखो सिंपल सी बात है, कॉन्टिनेंटल साइज है तो एक पार्टी तो काम नहीं कर सकती है। डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है हमारी, तो हर सोसाइटी चाहती है कि हमारी एक अलग की पार्टी हो और वही हमें रूल करे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है इन सब चीज़ों में। इस वजह से हमारी कंट्री में कई सारी पार्टियां हैं। हमारी जो पार्टी सिस्टम है मल्टी पार्टी सिस्टम है। 17th लोकसभा जो जनरल इलेक्शन हुआ था 2019 में, एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ मल्टी पार्टी सिस्टम का। उसके हिसाब से 7 नेशनल पार्टियां हैं अभी हमारे कंट्री में, 52 स्टेट पार्टीज हैं और 2354 रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड पार्टीज हमारे कंट्री में है। तो इतनी सारी पार्टियां हैं हमारी कंट्री में। दैट फॉर्म्स द मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री एंड दे हैज ऑल कैटेगरीज ऑफ पार्टीज। हमारे पास जो पार्टियां हैं हमारी कंट्री में वो सारी कैटेगरीज से रिलेटेड हैं, जैसे कि लेफ्ट पार्टियां हैं जैसे सीपीआई वगैरह, सेंट्रलिस्ट पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस एक एग्जांपल है, राइट पार्टी जैसे कि एक बीजेपी एक एग्जांपल है, कम्युनल पार्टी जैसे कि AIIM करके मुस्लिम लीग, ये सब पार्टियां कम्युनल पार्टियां हैं। देन नॉन कम्युनल पार्टियां हैं एंड सो ऑन, ठीक है। इन वजह से मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से हमारी कंट्री में हंग पार्लियामेंट देखा जाता है, बिकॉज सीटें बढ़ जाती है इन पार्टियों के बीच में, जिसकी वजह से एक पार्टी कोई सरकार को बनाने में सक्षम नहीं हो पाती है। इसके वजह से कई बार आपने हंग पार्लियामेंट देखा होगा, स्पेशली 1989 के बाद लोकसभा इलेक्शन में हंग पार्टियां कई बार बनी, कई बार तो बीजेपी की सरकार बन के गिर गई, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। ऐसे मतलब हंग पार्टी की वजह से, हंग असेंबली की वजह से, हंग पार्लियामेंट की वजह से ये सब हुआ था। हंग असेंबली भी आप सुनते रहते होंगे, जैसे कि कर्नाटक में हुआ था, हंग असेंबली हो गई थी। ऐसा कई सारा एग्जाम्पल है। कोलिशन गवर्नमेंट्स भी बनते रहते, कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी एक अच्छा एग्जाम्पल है कोलिशन गवर्नमेंट का।
तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम के कुछ घाटे फायदे आप कह सकते हो। नेक्स्ट है वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। हमारी कंट्री में 1967 तक ऐसा माना जाता था, ऐसा देखा गया ट्रेंड बेसिकली, कि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी ही नहीं थी, कांग्रेस ही सेंटर में थी और कांग्रेस ही स्टेट्स में थी। लेकिन 1967 के बाद राइज होने लगा रीजनल पार्टियों का, कई सारी पार्टियां उभर के आने लगी, साथ में नेशनल पार्टियां भी आने लगी। 1977 का एक अच्छा एग्जाम्पल जनता पार्टी का है, जिसने सरकार बनाया था जस्ट आफ्टर द इमरजेंसी। जनता दल बनी थी 1989 में, ठीक है। और बीजेपी 1991 से एक्टिव है, नेशनल पार्टी है, ठीक है। तो वन पार्टी सिस्टम आज के डेट में नहीं है, लेकिन 1967 तक वन पार्टी सिस्टम हमारे कंट्री में रहा था। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी। हमारी पार्टियों में ऐसा देखा गया है, पॉलिटिकल पार्टियों में, कि उनकी आइडियोलॉजी फिक्स नहीं है, एक्सेप्ट कुछ पार्टियां, जैसे कि बीजेपी की पार्टी, बीजेपी जो पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी हिंदुइज्म पे बेसिकली फोकस करती है, एंड इसकी आइडियोलॉजी काफ़ी क्लियर है, हिंदुत्व फोकस इसका रहता है। बाकी जो दो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सीपीआई एंड सीपीआईएम, ये दोनों भी क्लियर है, लेफ्ट आइडियोलॉजी फॉलो करती हैं। लेकिन रेस्ट जो पार्टियां हैं, मेजर पार्टियां जैसे कि कांग्रेस वगैरह और बाकी उसके अलावा सारी पार्टियां, उनमें देखा गया है दे हैव ऑलमोस्ट एवरी पार्टी एडवोकेट्स डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, गांधीज्म, कोई ये सब मतलब यही आदर्श मान के, यही आइडियोलॉजी मान के ये लोग काम करती हैं, जिसके वजह से पॉलिटिक्स जो है इशू बेस्ड हो चुका है, मतलब आइडियोलॉजी बेस्ड नहीं है, इशू बेस्ड है। अब ये क्या होती हैं कि मतलब ये पार्टियों का कोई ऐसा भी आइडियोलॉजी कुछ भी क्लियर नहीं है, ये कई बार क्या करती हैं अपनी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में जाके भी सत्ता को अपनाने की, हथियाने की कोशिश करती है। कैसे सत्ता में आया जाए, उसके लिए अपने आइडियोलॉजी को मारना पड़े तो ये मार देती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्सनालिटी कल्ट क्या है? पर्सनालिटी कल्ट भी देखा गया हमारे पार्टियों में, पार्टी सिस्टम में ऐसा देखा गया है, बिकॉज हमारी पार्टी जो है मेनली ऑर्गेनाइज होती है अराउंड एन इमिनेंट लीडर। ये तो हर पार्टी में आपने देखा होगा, जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे कांग्रेस के ले लो, तो कांग्रेस में नेहरू के आसपास ही ये पार्टी घूमती रहती थी। इंदिरा आई तो इंदिरा के राजीव गांधी। देन बीजेपी में आज के डेट में देखोगे तो नरेंद्र मोदी के आसपास ही, इर्द गिर्द ही इसकी आइडियोलॉजी घूमती रहती है। पर्सनालिटी कल्ट है, मतलब जो नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह चाहे वही होता है। तो ये एक पर्सनालिटी कल्ट का एक एग्जाम्पल है, मतलब कि पार्टी अपने आइडियोलॉजी पे नहीं, कई बार किसी पार्टी पर्टिकुलर पर्सनालिटी के ऊपर ही चलती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको हम पर्सनालिटी कल्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल फैक्टर्स। दे आर, अगर बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की, तो वहाँ पे जो पार्टियां बनती हैं वो किस लिए बनती हैं, ताकि सोशो इकोनॉमिकल जस्टिस दिया जा सके जनता को। लेकिन हमारे देश में जो पार्टियां बनी हैं, ज़्यादातर पार्टियां, दे आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर, रेस एंड सो ऑन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे शिवसेना, ठीक है, ये वही रिलीजन के बेसिस पे है, ठीक है। मुस्लिम लीग अगेन रिलीजन, हिंदू महासभा रिलीजन, अकाली दल ये भी वही मतलब पर्टिकुलर रिलीजन ही है, मुस्लिम मजलिस, बहुजन समाज पार्टी कास्ट सिस्टम वाले पे बेस्ड है, रिपब्लिकन पार्टी, देन गोरखा लीग एंड सो ऑन। तो ये सब पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जो कि जिनका बेसिस या तो रिलीजन, कास्ट या फिर लैंग्वेज, कल्चर, ये सब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टियां, तो बाद में मैंने बोला था ना कि 1967 के बाद कुछ जो रीजनल पार्टियां इमर्ज करने लगी, जैसे कि बीजेडी, बीजू जनता दल उड़ीसा में, डीएमके और एआईडीएमके ये सब साउथ में फेमस है, अकाली दल पंजाब में, होम गणराज्य पार्टी जो है वो भी असम की पार्टी है। देन नेशनल पॉलिटिक्स ड्यू टू कोलिशन गवर्नमेंट एट सेंटर। इनका जो वैल्यू है, शुरू में ये अपनी स्टेट तक ही सीमित रहती थी, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगा जब से, तब से इनकी जो इम्पोर्टेंस है नेशनल लेवल की हो गई है, मतलब कि कई बार ये नेशनल लेवल की सरकार बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इनका इम्पोर्टेंस नॉट ओनली रीजनल, अब नेशनल हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फैक्शंस एंड डिफेक्शंस। इन पार्टियों में, हमारे पॉलिटिकल पार्टियों में एक इम्पॉर्टेंट इसको ड्रॉबैक कह सकते हो कि फैक्शनलिज्म या फिर डिफेक्शन होता रहता है। ड्यू टू द लस्ट फॉर पावर, हर पार्टी चाहती है, हर बंदा चाहता है एक्चुअली कि मुझे कोई मिनिस्ट्री मिल जाए। उस चक्कर में, पावर के लस्ट में वो क्या करता है, वो डिफेक्ट कर जाता है पार्टिकुलर पार्टी से, मतलब उस पार्टी के अगेंस्ट में काम करने लगता है।
उसको कहते हैं डिफेक्शन। प्रैक्टिस ऑफ डिफेक्शन गेन्ड ग्रेटर करेंसी आफ्टर फोर्थ जनरल इलेक्शन विच वॉज हेल्ड इन 1967। पॉलिटिकल, इस वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, उनको सरकारें गिरने लगी और पार्टियों में डिसइंटीग्रेशन भी देखा जाने लगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टियों का। नेक्स्ट है लैक ऑफ इफेक्टिव ऑपोजिशन। हमारे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में एक चीज़ और देखा गया है कि हमारी जो ऑपोजिशन का होना, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सरकार को अगर कोई निरंकुश बना सकता है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ही निरंकुश बना सकती है, सरकार को चेक कर सकती है। चेक एंड बैलेंसेस ऑपोजिशन का काम करती है। लेकिन बीते कई सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं निकल के आ रहा है, जिसके वजह से है कि मतलब ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो हम बात करते हैं वो उसका टारगेट अचीव नहीं कर पाते हम। एन इफेक्टिव ऑपरेशन वेरी इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन, हाउएवर ऐसा देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, in the last 50 years an effective, strong, organized and viable national opposition could never be emerged, and it has also, the opposition party have also failed to play a constructive role। ठीक है, तो ये भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी का एक फीचर है जो कि एक वीक फीचर कह सकते हो। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टी। हमारे कंट्री में कैसे स्टेट और नेशनल पार्टियों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, कौन करता है? तो भैया सिंपल सा आंसर है, इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी होगी कि नहीं होगी, कोई स्टेट पार्टी कोई पार्टी जो है स्टेट की पार्टी है कि नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ये ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी को भी दे दिया कि भाई फलाना पार्टी नेशनल पार्टी है, फलाना पार्टी स्टेट पार्टी, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्राइटेरिया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करती हैं खुद को, अपनी मतलब खुद को पार्टियां रजिस्टर करती हैं। एंड जो इलेक्शन कमीशन है, इट ग्रांट्स द रिकॉग्निशन एज द नेशनल और द स्टेट पार्टीज बेस्ड ऑन द पोल परफॉर्मेंस। जो चुनाव का परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से ये रिकॉग्निशन दिया जाता है। एंड द said recognition determines their right to certain privileges। तो पार्टियों का कुछ राइट मिलता है, कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं अगर वो रिकॉग्नाइज होती हैं स्टेट या फिर नेशनल पार्टी। जैसे कि पार्टी सिंबल दिया जाता है इनको, नेशनल पार्टी का सिंबल रिजर्व हो जाता है। ठीक है, और पॉलिटिकल ब्रॉडकास्टिंग में भी इनको मौका मिलता है। जब इलेक्शन आता है तो ये स्टेट ओन टेलीविज़न या फिर रेडियो स्टेशन में अपना प्रचार वगैरह कर सकती हैं। साथ में इलेक्टोरल रोल्स में इनको एक्सेस दिया जाता है। तो ये सारे कुछ फ़ायदे हैं अगर कोई पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाए, नेशनल या फिर स्टेट पार्टी। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी अलाउड टू हैव 40 स्टार कैंपेनर्स। जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियाँ होती हैं 40 स्टार कैंपेनर रखती हैं, और रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो पार्टियां होती हैं वो 20 स्टार कैंपेनर ही रखती हैं, 40 नहीं रख पाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक घाटा है इनको। ट्रैवल एक्सपेंसेस जो होता है स्टार कैंपेनर का, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट। मान लीजिए कि मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैंने कुछ 40 स्टार कैंपेनर को बुला रखे हैं कि भाई कैंपेन कीजिए मेरे लिए। तो उनका जो एक्सपेंडिचर होगा वो मेरे एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिटेड है। पता है आपको कि कितना खर्च कर सकता है बंदा अगर एमपी का चुनाव लड़ रहा है, उससे ज़्यादा कर दिया तो उसका चुनाव कैंसिल किया जा सकता है। तो ये सारे दिक्कत को यहाँ पे नहीं आएगी बेसिकली अगर पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी। अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनना है तो क्या क्या क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा। इट हैज़ टू सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, होल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एट ए जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और टू लेजिस्लेटिव असेंबली। साथ में इट हैज़ टू विन 4 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। इसका मतलब समझो, जब लोकसभा का इलेक्शन होगा, ठीक है, तो किसी भी 4 स्टेट में एटलीस्ट 6% इसको 6% चारों में इसको जीतना पड़ेगा वोट। ठीक है, वोट लेना पड़ेगा 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में। साथ में जनरल इलेक्शन लोकसभा में साथ में लेजिस्लेटिव मतलब या तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जीत ले या फिर लोकसभा के इलेक्शन में जीत ले 6%। ठीक है, साथ में इसको जीतना पड़ेगा 4 सीट इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट।
या तो एक ही स्टेट से जीत लो 4 सीट, या फिर कई सारे स्टेट को मिला के 4 सीट जीत लो, तो इसको नेशनल पार्टी दे दिया जाएगा। बात समझ में आई? या देखो दो चीज़ें इसमें, जो पार्टी है उसको 6% वैलिड वोट लेना है, ठीक है, वैलिड वोट पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स, ठीक है, एट ए जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और टू लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड साथ में इसको जीतना है 4 सीट लोकसभा में, ठीक है, या तो एक ही स्टेट से जीत ले या तो उससे ज़्यादा स्टेट से मिला के जीत ले, ठीक है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, इट हैज़ टू सिक्योर 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा एट जनरल इलेक्शन, ठीक है, एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स। कहने का मतलब 2% सीट, जितने भी टोटल सीट होती हैं लोकसभा की उनमें से 2% इसको जीतना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो 2% सीट होगी, लेट्स से कि 10 सीट हैं, ठीक है, 10 सीट ये या 11 सीट है, ये इसको जीतना पड़ेगा 3 स्टेट को मिलाकर, ठीक है, एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स। या तो एक स्टेट से 5 हो जाए, दूसरे स्टेट से 3 हो जाए और तीसरे स्टेट से रिमेनिंग 3 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ये नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन 3 स्टेट से जीतना पड़ेगा तभी जाके नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। लास्ट है, इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, तो स्टेट पार्टी अगर रिकॉग्नाइज हो गई 4 स्टेट में तब भी इसको नेशनल पार्टी मान लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन एज द स्टेट पार्टी। अब स्टेट पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, इलेक्शन कमीशन कैसे करता है, इसके लिए द पार्टी हैज टू सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन स्टेट एट जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। स्टेट की जनरल इलेक्शन जो लेजिस्लेटिव असेंबली की होती है उसमें 6% वोट जीत लो, साथ में 2 सीट जीत लो उसी असेंबली में, साथ में 2 सीट भी जीत लो, तो हो जाओगे आप स्टेट पार्टी, ठीक है। आगे इसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया है, और 6% जीत लो वैलिड वोट पोल्ड इन स्टेट एट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा। लोकसभा का इलेक्शन, मान लीजिए बिहार के एग्जाम्पल लें तो बिहार में हो रहा है लोकसभा का इलेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे इस लोकसभा का इलेक्शन एक्चुअली पूरे देश में होता है, चरण में होता है, बिहार का इलेक्शन लोकसभा के लिए चल रहा है। यहाँ पे 6% जितना भी यहाँ पे वोट है शेयर उसका 6% जीत लो, साथ में 1 सीट जीत लो लोकसभा में इसी बिहार से, +1 लोकसभा में, ठीक है, तो आप बन जाओगे स्टेट पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट, if it wins 3% of the seats in the legislative assembly at a general election to the legislative assembly of the state concerned, 3%, ठीक है, स्टेट की ही खुद की ही जनरल जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है उसमें 3% जीत ले, और 3 सीट्स इन जनरल असेंबली विच एवर इज मोर, या 3% वोट शेयर जीत लो, सॉरी 3% सीट जीत लो, 3% सीट जीत लो, या 3 सीट जीत लो विच एवर इज मोर, जो भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो मतलब ये रखा गया इसलिए क्योंकि कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सीटों की संख्या बहुत कम है, तो और कई सारे ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे कि यूपी में 80 सीटें हैं, यूपी का 3% निकालोगे लेजिस्लेटिव असेंबली का, सॉरी यूपी में लेजिस्लेटिव असेंबली में और भी ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली का निकालोगे 70 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, 3% निकालोगे तो कितना आएगा 2 पॉइंट, मतलब 2 सीटें यहाँ पे जितनी पड़ेंगी, या फिर 3, तो 2 या 3 में मतलब विच एवर इज ग्रेटर, तो मतलब 3 जितना पड़ेगा यहाँ पे एक रीजनल पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए, ठीक है, एक पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए 3 सीटें जितनी पड़ेंगी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, विंस, if it wins 1% in the Lok Sabha, one seat in the Lok Sabha for every 25 seats or any fraction thereof allotted to the state at general election to the Lok Sabha from the state concerned। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो यूपी का एग्जाम्पल लो, यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, यहाँ पे हर 25 पे 1 जीतना है, तो मतलब पहले 25 पे 1, फिर दूसरे 25 पे 1, फिर तीसरे 25 पे 1, कितने हो गए 75, फिर भी बच गया 5, तो 5 भी 1 जीतना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 4 सीटें अगर जीत लोगे लोकसभा की तो भी आप वहाँ की स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाओगे, ठीक है, सिंपल बात है। और इफ इट सिक्योर्स 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट
at general election to the Lok Sabha from the state or to the legislative assembly of state। ठीक है, मतलब की बात समझो, अगर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, सिलेक्ट से कि बिहार में हो रहा है, तो यहाँ पे 8% यहाँ के टोटल वोट का आपने ले लिया, 8% आपको शेयर मिल गया, जो पोल्ड वोट है 8% मिल गया, ठीक है। और या तो फिर वो स्टेट की जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन हो रही है, वहाँ पे 8% ले लिया, तो भी आपको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा एज ए स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी। ये जो लास्ट वाला है ये ऐड किया गया है, दिस कंडीशन वाज एडेड इन 2011, ये इससे पहले नहीं था, ये वाला कंडीशन जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक जरूर मार देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। दिस इज व्हाट यू कैन डू टू हेल्प मी, ठीक है। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।